दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक तो चल रहा है? कई खबरें हाल के दिनों में ऐसी आईं जिससे ऐसा लग रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप के लीडर्स हैं, वही कहीं न कहीं एक दूसरे को समझाने-बुझाने की कोशिश में हैं। बहुत सटल तरीके से कहें तो आरोप-प्रत्यारोप भी लग रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा कि पार्टी को वो काम नहीं करना चाहिए जो कांग्रेस करती आई है, हम पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, अगर हम वही करेंगे तो हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ा संदेश दिया नितिन गडकरी ने। लेकिन आज की चर्चा हम करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो हार हुई है, उस हार का सबसे बड़ा कारण जो है, वो है अति आत्मविश्वास, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वो शब्द जो कि दरअसल नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है और आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हैं वरिष्ठ पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद हर्ष जी। और जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बताया कि चौतरफा हमले हो रहे हैं एक तरीके से बीजेपी पर, शीर्ष नेतृत्व पर, ऊपर के नेता आपस में ही मुझे लग रहा है कि दोषारोपण कहा जाए वो हुआ। गडकरी साहब का हमने नाम लिया और फिर कल की बात जो कहें, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही, अति आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार हुई है और उत्तर प्रदेश की हार बीजेपी पर एक गहरे धब्बे के समान है। क्योंकि जहां आप 70 सीटें 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो सिमट कर मात्र 80 में से 33 सीटों पर आ गई वो पार्टी और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। ज़ाहिर-सी बात है, आरोप-प्रत्यारोप एक दूसरे पर दोषारोपण का दौर शुरू होगा, हालाँकि उसकी उम्मीद पहले भी थी। आपको क्या लगता है अगर योगी आदित्यनाथ की के बयान को ही हम लें, अति आत्मविश्वास, इसको कैसे आप रीड करने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, चुनावी नतीजों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो रहा, उसमें अंदरूनी अ, जो समीक्षा जिसकी बात करें, वो चल रही है। एग्ज़ीक्यूटिव जो न उनकी जो स्टेट एग्ज़ीक्यूटिव की बैठक हुई, उसमें भी इन्हीं बातों पर चर्चा थी। योगी आदित्यनाथ की बात आप कर रहे हैं कि किस तरह का आत्मविश्वास है, किस तरह का नेतृत्व है उनका पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रदेश में। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाता हूँ। 2017 के चुनाव पे चलते हैं, जब 2017 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था और मुझे बड़े अच्छे से याद है हर्ष जी कि 2017 का विधानसभा चुनाव कवर करते हुए हम लोग गोरखपुर पहुँचे थे। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ था, उस समय सांसद हुआ करते थे। 2014 में जब बीजेपी को भारी बहुमत मिला था और उत्तर प्रदेश से भी बहुत भारी बहुमत इन 80 सीटों में से मिला था, तो उसमें से एक सांसद योगी आदित्यनाथ भी थे। योगी आदित्यनाथ का हमने एक छोटा-सा इंटरव्यू उस समय किया था उस विधानसभा चुनाव के दौरान और हमने उनसे जिज्ञासावश एक सवाल पूछा था और ये लगभग चौथा या 5वां चरण चुनाव का चल रहा था। मतलब चुनाव समाप्त होने वाले थे, विधानसभा चुनाव। हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? और उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि दावेदारी पार्टी तय करती है। अगर पार्टी ये ज़िम्मेदारी देगी, तो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दावेदार नहीं मानता। उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही हफ्तों बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित हुआ और वो मुख्यमंत्री बने। अब 2017 से 2024 तक की जो जर्नी है, जो 7 साल की जो जर्नी है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, उस पर थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, बेहतरीन प्रदर्शन उसमें भी रहा भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उनसे ठीक पहले मेयरल चुनाव भी आए, यानी कि मेयर चुनाव भी हुआ, नगर निकाय के चुनाव भी हुए।
उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के चुनाव में जिस तरह की उम्मीदें, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की उम्मीदें सब लगाए बैठे थे भारतीय जनता पार्टी से, जिनमें स्वयं योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बड़े नेता भी हैं, वो उम्मीदें धराशायी हो गई। भाई आप अगर 80 सीटों में से 62 जीते हों पिछले चुनाव में और दावा आपका ये हो कि आप उस 62 के आंकड़े को और ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने पर आपको केवल 33 ही सीटें मिले और आपके जो धुर विरोधी हैं, जिनके पास दिहाई का आंकड़ा भी नहीं था पिछले 2 चुनाव में, वो सीधे 37 पर पहुंच जाएं, यानी कि उस राज्य से सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं, और जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जो कि एक ही सीट पर सिमट कर रह गई थी, वो भी अपनी सीटें बढ़ा ले 6 तक चली जाए, तो ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक चुनावी धक्का जरूर है किसी भी पार्टी के लिए। तो इस राजनीतिक चुनावी धक्के को समझना, उसका आकलन करना, उसकी समीक्षा करना एक नेचुरल प्रोसेस है, और उस नेचुरल प्रोसेस में किसी भी राजनीतिक दल में एक जिसे कहा जाए कि विरोधी स्वर भी उठना, वो भी नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने गलती कहां की है। और शायद जो बड़े नेता हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो समझ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने गलती कहां की है, और खुले तौर पर सामने आने की बजाय वो अभी इशारों में शायद समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलतियां कहां हैं, उन्हें समय रहते सुधार लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब 2027 में, यानी कि 3 साल बाद, कम ही समय बचा है, 2.5 साल ही मान के चलिए, विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर मुख्य विपक्षी दल जो कि समाजवादी पार्टी है, उसके पास 80 में से 37 लोकसभा के सांसद हैं, तो यानी कि उनका प्रभाव भी बढ़ेगा, तो उस बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हम समझ पाएंगे कि जो बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं से, बड़े नेताओं से, वो क्या दर्शाते हैं। नहीं विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में हुआ था और आपने उनसे सवाल पूछा था, और किस तरीके से वो लगातार 2 टर्म में काफ़ी सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल ये है कि 2024 में जब टिकट बँटवारा हो रहा था, तो उस समय भी आदित्यनाथ योगी का जो कैंप था, या वो स्वयं थे, उससे बहुत खुश नहीं थे, फिर भी एक समझौता किया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन-जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो सरकारें राज्य की, वहाँ के मुख्यमंत्री चला रहे हैं, या उन सरकारों को भी केंद्र ही चला रहा है? क्योंकि चुनाव जो है, वो मोदी के मुद्दे पर लड़ा जाता है, मोदी का चेहरा सामने होता है, अमित शाह का चेहरा सामने होता है। उसमें आम तौर पर आप देखेंगे कि द सीएम टेक्स अ बैक सीट। आप पोस्टर्स में देख लें, बैनर्स में देख लें, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, चाहे वो हरियाणा का आपका मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान हो, आप कहीं पे भी देखें कि मुख्यमंत्री यहाँ से भेज दिए जा रहे हैं, बना दिए जा रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उनको केंद्र में लाके सम्मान दूसरे तरीके से दिया जा रहा है, या उनको सम्मानित किया जा रहा है गवर्नर बना के, जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। 1-2 बार कोशिश भी हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ वहाँ डटे हुए हैं। तो सवाल बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव जो होगा 2027 का, जिसके लिए योगी ने कहा कि अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए। वो चुनाव भी क्या आपको लगता है कि मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उनके डायरेक्शन में होगा, या योगी के डायरेक्शन में होगा? क्योंकि बड़ी बात योगी साहब ने कही है कि अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी की हार हुई है। ये अति आत्मविश्वास किसका था? क्या ये आत्मविश्वास योगी साहब का था? क्या ये आत्मविश्वास मोदी साहब का था? क्या ये आत्मविश्वास बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का था? या जेपी नड्डा का था, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं? किसका था? देखिए, सीधे तौर से जो अति आत्मविश्वास की बात हो रही है, वो कहीं ज़रूर कार्यकर्ताओं को जा रही है स्टेट एग्जीक्यूटिव में, लेकिन इशारा पार्टी के बड़े नेताओं को ही ज़रूर होगा। एक एक और यहाँ समीकरण समझते हैं, आपने ज़िक्र किया जो है, मतलब कि किस तरह से और फिर उसके बाद आते हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उसी से संबंधित भी है ये। क्योंकि आपने ज़िक्र किया कि किस तरह से जो राज्य सरकारें हैं या जो राज्यों में नेतृत्व है, वो किस तरह से उसमें बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी
कि जो कि सरकारें जो राज्यों में हैं, उनमें किस तरह से बदलाव आया है। अब जिन्हें हम चुनावी नज़रिए से या राजनीतिक नज़रिए से हम कहते हैं रीजनल लीडरशिप या फिर क्षत्रप, यानी कि अपने-अपनी स्टेट में, अपने-अपने इलाके में वो बड़े नेता माने जाते हैं और ये बदलाव हमने कांग्रेस में भी देखा है। जब पिछले 40 सालों का, 50 सालों का उनका इतिहास देखें, किसी समय में कांग्रेस में क्षत्रपों का राज होता था, फिर कहीं किसी क्षत्रप को दबा दिया गया और वहाँ अपना आदमी बिठा दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर या राज्य की जो इकाई है पार्टी की, उसके अध्यक्ष के तौर पर। कुछ इसी तरह की चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी में भी पिछले 10 साल में, 12 साल में देखने को मिल सकती हैं। हालाँकि उसको वो करने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट माना जा सकता है। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। चाहे वो वसुंधरा राजे हों, जो कि राजस्थान की बड़ी नेता मानी जाती हैं। बीजेपी की सरकार ज़रूर बनी, लेकिन वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनी। जो मुख्यमंत्री बने, उनका नाम तय जो है दिल्ली से किया गया, ऐसा बताया जाता है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि नहीं, नाम विधायकों ने मिलकर तय किया, लेकिन हर पार्टी में होता है केंद्रीय नेतृत्व की छाप हमेशा रहती है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो लगातार जीत पे जीत दिलाए जा रहे थे पार्टी को, उनको और उन्हीं के चेहरे पे पार्टी लड़ी थी, उनको जो है दिल्ली बुला लिया गया। इधर आप छोटे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में तो इतने मुख्यमंत्री बदल दिए भारतीय जनता पार्टी ने कि वहां अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया गया। उसके अलावा गुजरात में भी कई बार पिछले चुनाव से पहले एक बार मुख्यमंत्री बदला गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो बड़े राज्य हैं, खासतौर पे अब बड़ा राज्य जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, उनमें एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। बिहार में गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। उत्तर प्रदेश जो बचता है, वो एक बड़ा राज्य है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, क्या सरकार वो चला रहे हैं या सरकार केंद्र की तरफ से चल रही है? सरकार वही चला रहे हैं और सरकार मुख्यमंत्री ही चलाता है। कोई भी पार्टी ये नहीं मानेगी, ना ही इस तरह के पब्लिकली सिग्नल देगी कि सरकार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चलाई जा रही है, राज्य की सरकार, क्योंकि वो संवैधानिक रूप से भी उचित नहीं है। लेकिन आप स्टेट एग्जीक्यूटिव में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिए गए भाषण की तरफ गौर करिए। उन्होंने जो सबसे पहला जिक्र किया कि किस बात पर हमें जनता के सामने जाना है, वो जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर का। कानून व्यवस्था किस तरह से उत्तर प्रदेश में सुधरी है। तो कानून व्यवस्था कौन सुधार रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार ने, उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था से संबंधित जो काम किए हैं, उसको सबसे आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने कई और चीजों का भी जिक्र किया जो कि पार्टी का एक राष्ट्रीय एजेंडा है। तो फिर राष्ट्रीय एजेंडे की तरफ बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या समझने लायक है हर्ष जी, वो ये कि हम हर चुनाव में देखते आए हैं, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो लड़ा जाता है और जीता जाता है, वो एक जैसा नहीं होता। उसमें मुद्दे अलग होते हैं, उसमें चेहरे अलग होते हैं और उसमें नेतृत्व भी अलग ही होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय चेहरों के दम पर ही लड़ रही है पिछले कुछ सालों से। लेकिन क्या 2027 में ये दोबारा होगा, ऐसा ही होगा, या फिर दो बार के मुख्यमंत्री जो अब योगी आदित्यनाथ हैं, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये सब चीजें आने वाले 2-2.5 साल में बहुत बेहतरीन तरीके से साफ भी हो जाएगी। मुझे देखिए, मैं वही ला रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि जो राज्य की सरकार है, कागज़ों पर तो मुख्यमंत्री ही चलाएँगे, दस्तखत उन्हीं के होंगे। वो सब तो ठीक है। मैं जहाँ आना चाहता हूँ, वो मुद्दा है टिकट बँटवारे का कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो विधायकों के लिए टिकट बाँटे जाएँगे, उसमें क्या योगी की ही चलेगी या केंद्र की तरफ से फिर कुछ दबाव बनाने की कोशिश होगी जैसे लोकसभा में हुआ? एक तो सवाल ये है और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये भी है कि अभी ही उन्होंने कहा कि देखिए कार्यकर्ता गण, आप 2027 के चुनाव के लिए तैयार रहें। अभी आने वाले समय में विधानसभा के कुछ 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। उसके लिए तो तैयार रहें, 2027 के लिए भी से तैयार रहें, सोशल मीडिया का जमकर उपयोग करें।
क्या 2027 चुनाव के लिए योगी ने अभी से ही सेंटर स्टेज एक तरीके से ले ली है स्टीयरिंग कि हाँ, अब तो हम बैठ गए हैं स्टीयरिंग पे, हम ही आगे स्टीयर कर रहे हैं? और क्या इससे आपको नहीं लगता है कि जो केंद्र का शीर्ष नेतृत्व है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, यानी मोदी-शाह की जोड़ी और जेपी नड्डा जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनको भी अगर मिला लें, तो ये योगी के इस तरीके से अभी से ही 2.5 साल पहले स्टीयरिंग पर आके बैठ जाने को बहुत आसानी से पचा पाएँगे? क्या इससे थोड़ी नाराज़गी नहीं बढ़ेगी? संक्षेप में। देखिए, अब ज़रूर खींचतान हर पार्टी में चलती रहती है और ये ज़रूर चलेगी और तालमेल बिठा के चलना ख़ास तौर पे अगर इस तरह के रुतबे वाला नेता अगर आपका राज्य सरकार चला रहा है, तो उनके साथ तालमेल बिठा के चलना किसी भी केंद्रीय नेतृत्व के लिए ही ज़रूर रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन आपने सही कहा, 2.5 साल बचे हैं और जिस तरह से एक करारी हार, और मैं इसे करारी हार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 62 से 33 पे आप आ गए हैं। दावे आपके जो है 62 से 75 तक 80 तक जाने के थे, तो वो करारी हार ही मानी जाएगी। उस करारी हार से उबरने के लिए इस वक्त स्टीयरिंग संभालना ही समझदारी का काम है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जी, नड्डा भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद का नियम है। जेपी नड्डा इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है। तो यहाँ ये भी महत्वपूर्ण होगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, हर चुनाव में रहती है। वो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसका भी सदस्य होता है और उसके अलावा जो बड़े फैसले लिए जाते हैं, उम्मीदवारों के चयन के फैसले लिए जाते हैं, उसमें पार्टी के अध्यक्ष का जो विचार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये कई सारे समीकरण हैं हर्ष जी, जो कि आने वाले कुछ महीनों में क्लियर होंगे, बैठेंगे। लेकिन ये तय है कि हाँ, आपकी बात सही है, योगी आदित्यनाथ ने, जिसे एक देसी भाषा में कहा जाए कि 2.5 साल पहले ही एक खूंटा गाड़ दिया है कि अब मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो 2027 में आने वाला है, वो मजबूती से किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, उसको जो शेप देनी है, वो मैं देने की शुरुआत कर रहा हूँ, यानी कि योगी आदित्यनाथ देने की शुरुआत कर रहे हैं। यानी एक शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने विशाल अपने एनालिसिस में कहा एक पॉइंट इन टाइम पे कि शीर्ष नेतृत्व भी अपनी गलतियां समझ चुका है कि क्या वो वजहें थी, गलतियों से ज़्यादा उन कारणों को समझ चुका है या समझने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में हार की का क्या कारण थे और उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से चुनाव जीतते हैं वाराणसी लोकसभा से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव के पहले ही बीजेपी अपनी एकजुट रणनीति फिर से तैयार कर लेगी और 2027 के चुनाव में भी एक बार फिर उसका डंका बजेगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव जैसा कि आपने बताया और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग-अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो कि बीएसपी के समय में भी और समाजवादी पार्टी के समय में भी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। महिलाओं की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा ताजिए निकालने पर लोगों के घर तोड़ दिए जाते थे। इन सब पे जो एक अंकुश लगा है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसको कहते हैं, समता मूलक समाज की जो एक स्थापना हुई है वो अगर योगी नहीं होते, तो शायद इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाता, ये तो कहना ही पड़ेगा और योगी को अगर मोदी का साथ नहीं मिला होता पिछले 7-8 वर्षों में, तो भी ये काम इतनी आसानी से नहीं होता। विशाल आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद हर्ष जी। और दोस्तों इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में हमारी कोशिश ये होती है कि जो आज की खबरें हों, जो कल की खबरें हों, जो खबरें अभी तैर रही हों, उनको न सिर्फ़ हम बताएँ आपको बल्कि उसपे अपनी एक छोटी-सी एनालिसिस भी दें, कभी स्वयं से, कभी अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी एनालिसिस को ही सही मानें, आप इन खबरों पर और जो तथ्य हम दे रहे हैं, इन तथ्यों पर अपनी राय विकसित करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी देश हो, ना 100% और हर बार सही हो सकता है और ना ही 100% और हर बार गलत हो सकता है। 100 काम करने पर हो सकता है कि कुछ काम सही हों, कुछ काम गलत हों। जो काम गलत हों, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है और जो काम सही हों, उन्हें आगे ले जाए जाने की ज़रूरत है।
फिलहाल इस अंक में इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।